अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, हुकूमती जमातों की जानिब से ये इंदिया दिया जा रहा है कि इलेक्शन 90 दिनों में होंगे और पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे, मगर हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM ने पुरानी मरदमशुमारी को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर दिए हैं। PDM हुकूमत जो कि पंजाब में इंतख़ाबात कराने के वक्त ये उज़र पेश करती रही कि जब तक नई मरदमशुमारी के नताइज नहीं आ जाते तब तक इलेक्शन नहीं हो सकते, मगर अब वही हुकूमत नई मरदमशुमारी का इंतजार किए बगैर इलेक्शन करवाने जा रही है, जिस पर उनकी अपनी इत्तेहादी जमात ने एतराज़ात उठा दिए हैं। MQM को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात क्यों है और क्या पुरानी मरदमशुमारी पर होने वाले इंतखाबात में MQM हिस्सा लेगी या फिर कराची के बल्दियाती इंतखाबात की तरह बॉयकॉट करेगी, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वजीर और सीनियर रहनुमा MQM पाकिस्तान अमीनुल हक साहब मौजूद है। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे ये बताएं कि अब हुकूमत चूंकि तैयारी कर चुकी है, तकरीबन उस मराहिल में दाखिल हो गई है और इलेक्शन जो है वो अनाउंस करेगी, असेंबलीज टूटेंगी, लेकिन होगा ये पुरानी मरदमशुमारी के मुताबिक, तो आप लोग फिर उस सूरत में इलेक्शन लड़ेंगे या बॉयकॉट करेंगे? देखिए, हम MQM पाकिस्तान का वाज़ा दो टोक मौक़िफ़ है। जब 2017 की मरदमशुमारी उस वक्त के वज़ीर आज़म जब इमरान खान साहब हुआ करते थे, उस दौरान जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तो MQM ने इस मशरूत तौर पर उस 2017 की मरदमशुमारी को अप्रूव किया था कि आने वाले इंतखाबात डिजिटल मरदमशुमारी की बुनियाद पर होने चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में अगर 70 साल तारीख उठा के देखें तो आमतौर पर सेंसस क्या हो 15 साल बाद, 18 साल बाद, 12 साल बाद का इनेकाद हो रहा है। पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में MQM की कोशिशों काविशों की बदौलत 5 साल के मुख्तसर अरसे में डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया जा रहा था। हमने क्या कोशिश की, हमने कहा कि आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ तरीके से डिजिटल सेंसस का इनेकाद किया जाए। और फिर सब ने देखा कि जब कराची के साथ, हैदराबाद के साथ नाइंसाफियाँ होना शुरू हुई तो MQM पाकिस्तान, जिसे कहते हैं कि बड़े कॉन्क्रीट सोल्यूशन के साथ मैदान में आए। आमतौर पर जब आपको याद होगा कि जब 98% कराची की सेंसस मुकम्मल कर ली गई थी तो कराची की आबादी 1,33,00,000 शो की जा रही थी। जन MQM पाकिस्तान ने इस पर शोर मचाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद मिला। एंड अगेन आई एम थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कि उन्होंने हमारी बात सुनी और फिर देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा कि सेंसस की जो कराची की आबादी 1,33,00,000 पर क्लोज की जा रही है, जो बढ़ते बढ़ते 192 पे चली गई है। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि जो सूरत हाल है नई सेंसस की बुनियाद पर हर सूरत में इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। पुराने मरदमशुमारी और हल्का बंदियों पर इंतखाबात MQM को मुकम्मल तौर पर नामंजूर है। हम इसके ऊपर रजिस्ट कर रहे हैं और हमने ये तमाम चीज़ें जो जमहूरी तरीक़ेकार है कि प्रेस के आज खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की MQM के तमाम टॉप लीडरशिप के साथ। हम कल छोड़ के परसों गालिबन बुध के दिन हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से भी मुलाकात करेंगे, क्या कैबिनेट में भी इन मामलात को उठाएंगे और अगर पार्लियामेंट में उठाएंगे। हाँ, दूसरा सवाल जो आपने पूछा, क्या MQM के इंतखाबात बैकआउट करेगी? कतई नहीं। MQM पाकिस्तान एक सियासी पार्टी है जो अपने अवाम की आवाज़ के साथ आवाज़ उठाती है। यस, MQM पाकिस्तान ने 2023 के इंतखाबात के हवाले से अपनी तैयारी आज से चंद महीने पहले शुरू कर दी है। हम तमाम इलाकों में, कराची हो, हैदराबाद हो, मीरपुर खास हो, नवाब शाह हो, सक्कर है, हमने छोटी छोटी जिसे कहते हैं कॉर्नर मीटिंगें शुरू कर दी हैं। लोगों को सेंसस की बुनियाद बनाकर हमने लोगों से राब्ता शुरू कर दिया है। तो यकीनन MQM इस शहर की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है और जब भी पिछले 3 दहाइयों में मेरा ख्याल है 7, 8 या 9 इंतखाबात हुए और MQM हमेशा उनमें कामयाबी हासिल करती चली आ रही है। तो यकीनन MQM भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेगी। ठीक, तो यानी अगर, लेकिन अमीनुल हक साहब, अगर आप लोगों की शराइत नहीं मानी जाती हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हुकूमत जो है वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है और अगर इस सूरत में आप भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हैं कि नई हल्का बंदियाँ होनी चाहिए, नया सेंसस होना चाहिए, तो अगर हुकूमत आपका मौक़िफ़ मान लेती है तो फिर तो मरदमशुमारी को टाइम लगेगा, डिजिटल मरदमशुमारी को टाइम लगेगा, आगे जा सकते हैं इंतखाबात। तो अगर आपकी बात मान ली जाए तो इंतखाबात अगर मुलतवी हो जाए या आगे चले जाए तो इससे MQM पाकिस्तान को तो कोई मसला नहीं है। देखिए, सीधी सी बात है, MQM की ख्वाहिश क्या है? MQM की ख्वाहिश है कि यस अगले 3 माह में, यानी नवंबर के महीने के अंदर इंतखाबात का इनेकाद किया जाए। लेकिन अगर नई मरदमशुमारी को बुनियाद बनाकर इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा और उसके लिए फिर हल्का बंदियाँ तब्दील होती हैं और उसके लिए अगर
चंद हफ्ते मैं समझता हूं कि अगर नवंबर के बजाय दिसंबर और दिसंबर के बजाय जनवरी में इंतखाबात का इनेकाद हो जाता है तो मेरा ख्याल है इसमें किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे फायदा क्या होगा कि पाकिस्तान के तूल अर्ज में, चाहे वो फाटा का रहने वाला हो, ठीक है, यानी अमीनुल हक साहब आप इंतखाबात आगे जाने के हक में हैं कि अगर ऐसा मामला होता है तो 2-3 महीने और डिले हो जाते हैं, यानी हम कुल मिला के 6 महीने तस्वुर करते हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते या 8 हफ्ते आगे बढ़ जाती है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यस इंतखाबात शफाफ तरीके से होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अमीनुल हक साहब लोगों के जिसे कहते हैं जी, लेकिन अमीनुल हक साहब जब हम आईने पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें डेडलाइंस होती हैं, आईने पाकिस्तान में कुछ हुदूद होती हैं, तो ये क्रॉस कैसे करेगा? ये तो गैर आईनी इलेक्शन हो जाएंगे अगर 90 दिन से ऊपर जाते हैं। और फिर इस उज़र पे कि जी हमने हल्का बंदियां नहीं की हैं, तो अगर हल्का बंदियों का मामला है तो पुरानी हल्का बंदियां तो मौजूद हैं, तो आपको ये कहा जाएगा कि पुरानी हल्का बंदियों पे कर लें? फरवा मेरा ख्याल है कि हमारे सामने 2 मिसाल मौजूद हैं। आपने सबने देखा कि पंजाब के साथ पंजाब असेंबली के इजलास के हवाले से 90 डेज के बजाय उसको एक्सटेंड किया गया। इसी तरीके से केपीके की भी मिसाल हमारे सामने है। हाँ, एमकेएम क्या एक बुनियादी चीज़ कह रही है कि आप जो डिजिटल सेंसस हुआ इसको नोटिफाई कर दें। जब आप नोटिफाई कर देंगे तो आप बाउंड हो जाते हैं कि आप 4 महीना 3 महीना या 3.5 महीने 2.5 महीने आप कम से कम डिलिमिटेशन के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे। और अगर जैसे कहते हैं अक्टूबर महीने नवंबर में दिसंबर में आप इंतखाबात का इनेकाद कर सकते हैं नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर। लेकिन अमीनुल हक साहब 2 wrongs डोंट मेक 1 राइट ना। तो अगर एक चीज़ ऑलरेडी आपने जैसे कि मिसाल दी है तो ये मिसाल मुझे लगता है कि मौजू नहीं है। अगर वहाँ पर भी देखा जाए तो खिलाफ वर्जी हुई है आइन की, 90 दिन में होने चाहिए थे, 90 दिन से ऊपर चले गए, तो यहाँ पर भी हम एक और खिलाफ वर्जी करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले पंजाब और केपी में खिलाफ वर्जी देखी है। देखिए एमकेएम की हमेशा ख्वाहिश रही कि आइन और कानून के मुताबिक, जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और इसलिए आपने देखा कि पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की हमेशा एमकेएम ने बात की। एमकेएम ने मुतालबा किया कि 5 साल पार्लियामेंट को मुकम्मल होने दिया जाए और फिर अच्छे और बुरे वक्तों में हम मेरा ख्याल है कि जो मौजूदा शहबाज शरीफ साहब इनके साथ खड़े रहे और इनसे कंधे से कंधे मिलाकर हर मौके पर हमने इनका साथ दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम कोई गैर कानूनी काम करने की बात नहीं कर रहे, हम कोई गैर आईनी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप नोटिफाई कर दे डिजिटल सेंसस की। जब डिजिटल सेंसस का नोटिफाई हो जाएगा तो आइन और कानून के दायरे में रहते हुए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर पाबंद हो जाता है कि वो नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इंतखाबात का इनेकाद कराए। ठीक, अमीनुल हक साहब आप जब से ज़ाहिर है कि पीडीएम की हुकूमत बनी है, आपने जब से पीटीआई का साथ छोड़ा है और उनका साथ दिया है, आप लोगों के मुतादिद मुतालिबात थे, आप हर एक इंटरवल के बाद बाहर आ जाते हैं, आपका एहतजाज रजिस्टर होता है और आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप लोग जब भी बाहर आते हैं कुछ ना कुछ आपको ऑफर किया जाता है, उसके बाद खामोशी छा जाती है। अब की बार आप फिर लोग बाहर आए हैं मरदमशुमारी के मौजू पर, तो मुझे बताएं कि 90% तो मुतालिबात आपके नहीं माने गए बकौल आपकी जमात के लोगों के, कि जो वादे वईद उनके साथ किए गए थे, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने किए थे, वो नहीं माने। तो ऐसी सूरत में आप स्टिल मौजूदा गवर्नमेंट का ये कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का साथ देंगे या फिर अगर वो नहीं मानते बात तो और आप पलीदगी इख्तियार कर लेंगे? फरवा इसको आपके सवाल को 2 हिस्सा कर देता हूँ। हम के पाकिस्तान वफाक में पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पार्टनर, उनके मखलूत हुकूमत का हिस्सा है और एज फार एज द वफाक इज कंसर्न, फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न, हमने जब वफाकी हुकूमत के पास गए, जब हम शहबाज शरीफ साहब के पास गए, हमारी बात बड़े गौर से सुनी गई है, हमारी बात मानी गई है और मामला को बेहतर तरीके से हल करने की कोशिश की गई है। यस, सिंध हुकूमत के साथ हम जिसे कहते ना कोई हमारा इंतखाबी अलायंस है ना हम उनके हुकूमत का हिस्सा है, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो सूरत हाल पैदा हो रही है शहरी सिंध के साथ, इस पे एमकेएम बार बार आवाज़ उठाती चली आ रही है। नौकरी का मसला हो, पानी का मसला हो, सीवरेज का मसला हो, इसी तरीके से जो जिसे कहते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन कराया गया हो, एमकेएम के बाइकाट ने साबित किया कि एमकेएम का प्रिंसिपल स्टैंड था। एमकेएम के बाइकाट के बाद आप सब ने देखा कि 54 यूसी का कराची में इजाफा कराया गया। इसका मतलब जो एमकेएम कह रही थी वो बात सच साबित हुई है। तो हमारा और हम सबसे बढ़कर क्या है, एमकेएम पाकिस्तान अपने वोटर, अपने सपोर्टर, अपने अवाम के साथ खड़ी है। जब भी जहां पर भी और जिस तरीके से भी उनके मसाइल हल होते एमकेएम उनके साथ खड़ी रही है और यही वजह है कि पिछले 3 दहाइयों से शहरी सिंध के अवाम एमकेएम के साथ खड़े रहे हैं।
ठीक, लेकिन अमीनुल हक साहब, क्या ही बात होती कि आप जो इंतखाबात थे कराची और हैदराबाद के, उसका बॉयकॉट ना करते बल्कि आप वाकई रिप्रेजेंटेशन करते, लेकिन आपने एहतजाजन वो रिप्रेजेंटेशन नहीं किया है। तो टू सम एक्सटेंड मेरा ख्याल से अभी मौजूदा सिचुएशन में कराची और हैदराबाद को ओन करने से थोड़ा सा पीछे हट गई है या बाहर हो जाती है टेक्निकली। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम लीग नून के करीब इस वक्त ज़ाहिर है कि आप लोग तो हैं ही, लेकिन पीपल्स पार्टी का बड़ा हिस्सा है। जरदारी साहब की मुलाकातें और उनकी काविशें और उनकी कोशिशें जो पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ को वज़ीर आला बनाने में हुई थी, तो वो भी हमारे सामने है। तो व्हाई वुड दे लिसन टू यू जस्ट इंस्टेड ऑफ लिसनिंग द अदर पार्टीज? देखिए, मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब दे सकते हैं। लेकिन जहां तक एमकेएम का ताल्लुक है, जब आपने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के, तो आप खुद देखिए कि जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब जिस दिन 15 जनवरी का इनेकाद किया जा रहा था, तो वोटर का टर्नआउट कितना था? कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 8%, कहीं 10%। इसका मतलब कि एमकेएम की बाइकट जेन्युइन थी। और आज भी एमकेएम पाकिस्तान में तमाम मुतालबात के लिए, कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम अपने तमाम जायज मुतालबात के लिए एमकेएम की तरफ देखते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ कि आसिफ अली जरदारी साहब का ताल्लुक है पीपल्स पार्टी के, लेकिन बड़ी पार्टी के बड़े लीडर, उनका मैं एहतराम करता हूँ, इज्जत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि यस, अगर दोनों पार्टियां आपस में बैठती हो अपनी जगह पे, जो मुतालबात जो चीजें वो तय करते अपनी जगह पे करें। लेकिन यस, एमकेएम पाकिस्तान के बड़ी स्टेक होल्डर है, शहरी सिंध को रिप्रेजेंट करती है। एमकेएम को नजरअंदाज करके कोई भी फैसला करने की कोशिश की गई तो मैं समझता हूं कि शहरी सिंध के अवाम इस पर रजिस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे, और एमकेएम अपने एहतजाज का हक महफूज रखती है। अमीनुल हक साहब, निगरान सेटअप पर अभी तक आपकी जमात से कोई बातचीत हुई है? देखिए, साफ गुज से काम लेते हुए आज के दिन तक मैं समझता हूं कि वफाकी हुकूमत ने इस हवाले से एमकेएम से कोई रब्ता नहीं किया। हाँ, मैं आपके इत्तला अर्ज कर देता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल बुध के दिन कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब इस्लामाबाद तशरीफ ला रहे हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेड है कि वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात होगी और खुलकर वफाकी हुकूमत के निगरान हुकूमत के हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। अच्छा, कमर जबान कायरा साहब ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा था कि कोई टेक्नोक्रेट नहीं होना चाहिए, उनकी ज़ाती राय है अलबत्ता, कोई सहाफ़ी नहीं होना चाहिए, कोई बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, कोई जज नहीं होना चाहिए निगरान सेटअप में, सोली सियासतदान को लगाना चाहिए या सियासी जो वर्कर है या सियासतदान सीनियर है उसको लगाना चाहिए। आप इसके हक में यही होना चाहिए? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर मैं 90 से लेकर जब भी केयर टेकर गवर्नमेंट आती रही तो हमने क्या देखा है कि हमेशा टेक्नोक्रेट्स को लगाया गया है, या ऐसे लोग हो जो न्यूट्रल हो, जो किसी सियासी पार्टी की तरफ इंक्लाइंड ना हो। अगर वफाक में किसी ऐसे शख्स को जो किसी सियासी पार्टी का रहनुमा नहीं होगा तो उसके ऊपर एमकेएम का भी एतमाद होगा, पीएमएलएन का भी होगा, पीटीआई का भी होगा, अवामी नेशनल पार्टी जीयूआई को भी होगा। सर, आपका क्या मौक़िफ़ है? न्यूट्रल आदमी को लगाने से एतबार और एतमाद में इजाफा होगा। और एमकेएम पाकिस्तान यकीनन ये तमाम फैसले बाहमी मशावरत से करती है और एमकेएम के राब्ता कमेटी इस पर बैठेगी, फैसला करेगी। लेकिन अगर मेरी ज़ाती राय पूछेंगे तो यस, देयर शुड बी अ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। ठीक है, यू आर सेइंग दैट देयर शुड बी अ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट। थैंक यू सो मच सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, इनका मौक़िफ़ था कि अगर इलेक्शन आगे चले जाते हैं मरदमशुमारी को बेहतर करने के लिए और नई मरदम होती है तो उसके लिए अगर आगे चले जाते हैं तो ये कोई कबाहत नहीं है, और ज़ाहिर है कि इसमें आइन में गुंजाइश है नहीं है, इस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो सियासी माहौल में एक बड़ी पार्टी है मुस्लिम लीग काफ, वो क्या सोच रही है, चौधरी शाफे हुसैन साहब से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं सियासी टेम्परेचर में इजाफा होता जा रहा है। जोड़ तोड़, मुक मुकाओ और रूठे हुओं को मनाने और कुछ सियासी महाज खोलने और कुछ सियासी महाजों को बंद करने समेत कई प्रोजेक्ट्स मैदान में मौजूद हैं। मुल्क की सियासत में मुस्लिम लीग काफ के जुदागाना शनाख्त की हामिल, जिससे मुताल्लिक ये तासुर भी पाया जाता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की भी पार्टी है, मगर तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद के वक्त जमात के जो दो हिस्से हुए उन्हें आज तक इकट्ठा नहीं किया जा सका। एक धड़ा तहरीक इंसाफ और दूसरा पीडीएम में शामिल होने के बायस खानदानी सियासत कमजोर पड़ गई। सीनियर सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन अपने कजन और साबिक वजीर आला पंजाब को पार्टी में वापस लाने के लिए कई कोशिशें काविशें कर चुके हैं, जबकि जेल में भी उनसे 3 मुलाकातें कर चुके हैं, मगर नतीजा वही। ढाक के 3 पात यानी चौधरी परवेज इलाही तो पार्टी में वापस आने को तैयार है, मगर पेरिस में मौजूद उनके साहबजादे मोनिस इलाही तैयार नहीं, क्योंकि वो 1.5 साल पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि खानदान इकट्ठा सही मगर सियासत अपनी अपनी होगी।
अब काफ लीग को एक जानिब अपनी पार्टी को मजबूत करने का चैलेंज दरपेश है, तो दूसरी जानिब पंजाब के स्टेक होल्डर्स, सियासी जमातों में इजाफे ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल यह है कि आने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ का मुस्तकबिल क्या होगा, और चौधरी परवेज इलाही अगर वापस शामिल हो जाते हैं तो ये जमात कितनी मजबूत हो जाएगी पंजाब में। इस पे बात करेंगे। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चौधरी शाफे हुसैन साहब मौजूद हैं। चौधरी शुजात हुसैन साहब के बड़े साहबजादे हैं। सर, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने का। मुझे जो सब फरमाइएगा कि ये एक बात सामने आ रही है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब कुड बी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ऐसी कोई बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में बुलाने का। नहीं, ऐसी तो कोई बात अभी टेबल पर नहीं आई, ना कोई डिस्कशन हुई है। अच्छा, यानी नहीं, मैं पूछ इसलिए रही क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ भी बड़े अच्छे राब्ते हैं। जरदारी साहब मुलाकात भी करते रहे हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ भी आपकी ज़ाहिर की बातचीत है, और फिर इस्टेब्लिशमेंट की आपको बी पार्टी कहा जाता है। तो ऐसे में आप लोगों के चांसेस खास करके चौधरी साहब के बढ़ जाते हैं, नहीं? मैंने जैसे आपको अभी बताया, इस पर कोई डिस्कशन अभी शुरू नहीं हुई। इस पर हमारी पार्टी से अभी तक किसी ने इस हवाले से कोई बात नहीं की अभी तक। तो अगर आपसे राब्ता होता है तो आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है? वो तो जब राब्ता होएगा उसके बाद फिर वो तो अब शुजात साहब पर डिपेंड करेगा कि उनका क्या आंसर होता है इसको। ठीक है, चले। अच्छा, ये इलेक्शंस जो हो रहे हैं 90 दिन बाद, अगर वज़ीर आज़म साहब या असेंबली पहले तहलील हो जाती है अपने टाइम से, तो फिर 90 दिनों में बात चली जाएगी। तो मुझे बताएं कि ये एक महीना तो बढ़ जाएगा, ज़ाहिर है इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों की जमात इस हक में है कि 90 दिन बाद इलेक्शन होने चाहिए? जी, हम तो समझते हैं कि टाइमली इलेक्शन होने चाहिए, और हम पहले भी कहते रहे हैं कि MNA और MPA का इलेक्शन एक साथ ही होना चाहिए। तो अब आगे जो है इलेक्शन MP और MNA का एक साथ ही होएगा, तो हम तो ये कहेंगे कि टाइमली होने चाहिए। तो आपकी जमात तैयार है इलेक्शन 60 दिनों बाद हो या 90 दिनों बाद हो? जी, हम जो है जी डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग कर रहे हैं। सरवर साहब जो है उन्होंने भी हमारी पार्टी ज्वाइन की थी। वो प्रेसिडेंट है पंजाब के और चीफ ऑर्गेनाइजर है पाकिस्तान के। जैसे आपको पता है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, और तारिक बशीर चीमा साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, और सालिक साहब जो है वो नायब सदर हैं। तो पंजाब के हवाले से हम डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, और उसमें बड़े अच्छे पोटेंशियल कैंडिडेट्स जो हैं जिनका ऑन ग्राउंड वोट है, जो फेमस नहीं है ऑन मीडिया, मगर उनका वोट बैंक बहुत अच्छा है, तो वो हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, यानी इलेक्टेबल्स आ रहे हैं आपकी पार्टी में काफी? जी जी, बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा, मुझे जैसा ये फरमाइएगा। जी जी, ठीक। जैसे 2-3 महीनों से काफी ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, 2-3, ठीक है। मैं नाम भी पूछना चाहूंगी कि अगर कोई बड़ा नाम है तो आप शेयर कर लें। जो साहब, आप 2002 से मुतारिक हैं सियासत में, आपने कभी इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? जी, 2004 से बेसिकली मैं ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स में हूँ। ठीक है। और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के वर्कर्स और सारों से जो है मीटिंग मेरी चलती रही हैं, और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी मेरे चक्कर लगते रहे हैं। तो बस कुछ ख़ानदान के 1-2 फराद की वजह से ही जो है वो हमेशा ये कहा जाता था कि अगले इलेक्शन में मैं आ जाऊँ। शुजात साहब को तो दिल था, और ख़ानदान की मुख्तलिफ जो लोग बने हैं MNA MPAs, उनकी इलेक्शन कैंपेन्स भी मैंने काफ़ी की हुई हैं। अच्छा। तो अब इंशाल्लाह जो कमिंग इलेक्शन आ रहा है इसमें मेरा इंशाल्लाह पूरा प्लान है और तैयारी भी हो रही है टू कॉन्टेस्ट फॉर MPA। अच्छा, ठीक है। तो यानी वो जो 2-3 अफराद हैं वो नहीं रहे, तो इसलिए आप इलेक्शन के लिए अब यू वेल प्रिपेयर्ड? नहीं, वो तो चले गया ना, PTI में चले गया ना वो। ठीक है। तो मुझे बताएं कि कितनी सीटें निकाल लेंगे आप पंजाब में अब की बार? जी, इंशाल्लाह पंजाब में जब इलेक्शन होंगे अभी फ्यूचर में, तो हमारा जो इंशाल्लाह टारगेट है वो है जी इंशाल्लाह 15 से 20 सीटों का। अच्छा, तो आपको लगता है कि ये टारगेट जो है वो आप पूरा कर लेंगे, बीट कर लेंगे? जी, कोशिश कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह उम्मीद तो है, कोशिश तो कर रहे हैं। चले, मैं ब्रेक ले लेती हूँ। चौधरी साहब, ब्रेक पे वापसी से आपसे पूछूंगी कि ज़ाहिर है कि साबिक गवर्नर पंजाब ने तो आप लोगों की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी तक उतना बड़ा कोई नाम सामने क्यों नहीं आया है, या आप एकदम ही सरप्राइज देंगे? लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। चौधरी साहब, आपकी जमात को जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की बी पार्टी कहा जाता है। आप लोग बड़े करीब समझे जाते रहे हैं शुरू से ही, जब से काफ लीग वजूद में आई है। अब ज़ाहिर है कि दो धड़े हो गए हैं और परवेज लाई साहब ने तो जाते हुए ये भी कहा था कि उनको इस्टेब्लिशमेंट के किसी बंदे ने, मैं नाम तो खैर नहीं लेती, उन्होंने तो नाम लिए थे कि उनके कहने पे मैंने पीटीआई ज्वाइन की। तो आपको लगता है कि ये उनका फैसला बिल्कुल ठीक था या ऐसा ही हुआ था जैसे वो बता रहे हैं? आपसे भी राब्ते होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के? देखिए, इस तरह के जब वो पीटीआई में जा रहे थे उससे पहले तो आपको सबको पता ही है क्या क्या स्टोरियां चली थी, क्या हुआ था कि इनको शिवराज साहब को कहा गया प्रेस साहब की तरफ से कि नून लीग को मनाएं ताकि वो सीएम बने पंजाब से। तो जब चौधरी शिवराज साहब ने सारों को मना लिया तो और दुआए खैर भी होगी, तो विद इन फ्यू आवर्स जो है वो बनी गाला चले गए परवेज साहब। तो वहाँ पर उन्होंने फिर एग्री कर लिया था टू बिकम सीएम फ्रॉम पीटीआई। तो नहीं, उन्होंने एक रीजन पेश किया कि उन्होंने बाजवा साहब के कहने पे ज़रा कि ये फैसला लिया, तो उन्होंने आप लोगों के साथ शेयर किया था? वो मैं नहीं, बिल्कुल नहीं शेयर किया था। हमें तो शिवराज साहब को भी इवन पता लगा फ्रॉम मीडिया। अच्छा। जब टिकट चले कि उन्होंने एग्री कर लिया। और जहाँ बात है, आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी बाजवा साहब ने कहा था, तो मेरा नहीं ख्याल कि बाजवा साहब ने कहा था। जिस तरह वो कहते हैं कि जी हमें रास्ते में फ़ोन आया था, तो फ़ोन के ऊपर तो ये बातें नहीं की जाती कि जी किसकी तरफ जाओ किसकी तरफ ना जाओ। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके कहने पर ये पीटीआई में गए होंगे। नहीं, चले ये बात तो हम अगर एक मिनट के लिए चौधरी साहब मान भी लें कि परवेज लाई साहब को बाजवा साहब का फ़ोन नहीं आया था या उनसे रब्ता नहीं हुआ, तो ये बात आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि उनको नहीं आया था? आपकी बाजवा साहब से कोई बातचीत हुई इस मामले में? इसलिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गालबन कुछ महीने पहले मोने साहब ने ये कहा था कि टेलीफोन आया था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टेलीफोन पर कौन उस लेवल की बात कर सकता है कि किस पार्टी में जाए हो। नहीं, अगर टेलीफोन टेप ना हो रहे हो, यानी रिकॉर्ड ना हो रहे हो, तो फिर तो हो सकती है। नहीं, ये तो किसी को नहीं पता ना कि टेप हो रहे हैं नहीं। अच्छा, यानी आप ये कंफर्मेशन के साथ कह रहे हैं कि परवेज लाई साहब को कहीं से लाइन नहीं मिली थी कि पीटीआई में चले जाएं, ये उनका बजाते खुद एक फैसला था जिसपे वो अटल रहे? मैं तो अपना पर्सनल व्यू बता रहा हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैमिली में वापस आ रहे हैं परवेज लाई साहब? जी, परवेज साहब तो अग्रीड है। फैमिली में जो अभी वेट हो रहा है उसका बेल का, तो बाकी जहाँ सियासत की बात है वो तो 1.5 साल पहले अग्री हो गया था कि सियासत अपनी अपनी होगी। अच्छा, सियासत अपनी होगी, तो उनकी वापसी आप समझते हैं कि परवेज लाई साहब के साथ ज्यादती नहीं हो रही, ज्यादा गलत नहीं हो रहा? मेरे तो ये ख्याल में कि उनको जो है बेल मिल जानी चाहिए, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब को मिली बेल और भी कुछ अफराद को बेल मिली है। तो इसी तरह ही मैं समझता हूँ कि इनको भी जो है वो बेल मिल जानी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये बात तो ज़ाहिर है कि परवेज लाई साहब ने भी अदालत के अहाते में कही थी कि वैसे ही मिलनी चाहिए, जैसे कि ठीक आपने फरमाया, इस तरह उन्होंने भी कहा था। लेकिन उन पे एक के बाद एक नया केस हो जाता है, तो हुकूमत ज़्यादा हाथ सख्त नहीं कर रही है परवेज लाई साहब पे? हुकूमत का तो उस पर कोई नहीं है, इसलिए कि केस जो चल रहे हैं वो ऑन मेरिट भी हर एक का फैसला होना चाहिए, चाहे जिसका मर्जी केस हो। ठीक है, तो आप जाती तो मैं समझता हूँ किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों की बहैसियत काफ लीग सियासत मजबूत हो जाएगी अगर परवेज लाई साहब वापस आ जाते हैं, और खानदान में अगर वापस आ जाते हैं? सियासत चले अलग अलग होती है तो वो तो मतलब कि हमें तो खानदान में अगर वापस आते हैं वो तो मतलब कि वो एक अलग चीज़ है, और जो सियासत है वो इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि पंजाब के अंदर आप अपना स्टेटस कहाँ देख रहे हैं चौधरी साहब? अगर पंजाब में आप सीट्स निकालते हैं बकौल आपके 15-20, तो ज़ाहिर है किसी ना किसी के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। तो क्या ये नून लीग हो सकती है, आईपीपी हो सकती है, नई जमात है मगर बड़े नाम जा रहे हैं, या पीपल्स पार्टी? देखिए, सियासत में जो है ना दरवाजे जो है आपने ओपन रखने पड़ते हैं, इसलिए कि जिस तरह आपने नाम लिया इन 3 पार्टीज का, तो उसमें देखेंगे कौन से हल्के होंगे जब टेबल पे बैठेंगे, और फिर सीट एडजस्टमेंट वाली जो ऑप्शन है वो तो मतलब ओपन है। आज तो नून लीग की तरफ से भी बयान आया है कि उन्होंने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में वो सर्वे करवाएंगे, और सर्वे करवाने के बाद फिर
सीट एडजस्टमेंट वाली जो है वो बात होगी। और शहबाज शरीफ साहब जब लास्ट मिलने आए थे चौधरी शुजात हुसैन साहब पर घर पर आए थे मिलने के लिए, तो उस टाइम भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा था कि इसके ऊपर एक कमेटी बना रहे हैं, तो वो कमेटी जो है वो टेबल पे बैठ के तो सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर जो है वो डिस्कशंस होंगे। ठीक है चौधरी साहब, लास्टली मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पिंडी का कब चक्कर लगा रहे हैं? इस्लामाबाद घूमने की बात कर रही हैं आप? फिर नहीं सर, आप सारे बंदे घूमने तो नहीं जाते ना, आप सियासी रहनुमा है, आप लोग घूमने तो नहीं जाते। वो 2 किलोमीटर पीछे आ जाए, तो पिंडी चले जाए। मेरा तो कभी भी नहीं लगा चक्कर आज तक। लग भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, शुजात साहब का लग सकता है। ये अब इसका फ्यूचर का मुझे कुछ नहीं पता जी, फ्यूचर का तो अल्लाह के अलावा किसी को नहीं पता। ठीक है, ऑप्शन में है वैसे चक्कर शक्कर? नहीं फिलहाल तो नहीं है। चले ठीक है चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सियासी माहौल में जो गर्मा गर्मी है उस पर मजीद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब से। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इलेक्शन 60 नहीं बल्कि 90 दिन बाद होंगे, क्योंकि वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने असेंबली मुद्दत मुकम्मल होने से पहले घर जाने का ऐलान कर दिया। हमारी हुकूमत है जो कि अगले माह वो अपना मुद्दत मुकम्मल कर लेगी, और मुद्दत मुकम्मल होने से पहले हम इंशाअल्लाह जाएंगे और नई इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, और उसके बाद इलेक्शन में अल्लाह ताला जिसको भी मौका दे उस हुकूमत का फर्ज होगा कि वो तालीम के मैदान में वो वसाइल की कोई कमी महसूस ना होने दें। वजीर आजम साहब ने तो ऐलान कर दिया, मगर मुल्की सियासी माहौल में अभी भी गैर यकीनी है, क्योंकि खबरों के नाम पर अफवाहें और सियासी रहनुमाओं के बयानों में तजाद कई मफरूजों को जन्म दे रहा है। जैसा कि अबूरी वजीर आजम कोई सीनियर सियासतदान आएगा या फिर कोई टेक्नोक्रेट, और सबसे बढ़कर ये कि 90 दिनों में इंतखाबात हो जाएंगे, या फिर अबूरी सेटअप 1 साल तक चलेगा, क्योंकि IMF से कर्ज की मंजूरी के वक्त तय की जाने वाली सख्त तरीन शराइत में शामिल है कि इन शराइत पर सख्ती से अमल दरामद होना है। तो फिर अबूरी हुकूमत में मुआशी मामलात पर अमल दरामद कितना आसान होगा? नून लीग के लिए मुश्किल मरहला नवाज शरीफ की वापसी है, पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब में कमबैक करने का मुश्किल मरहला है। एक जानिब मौलाना फजल रहमान के तहफुजात हैं, तो दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कॉर्नर रखे जाने की हिकमत अमली भी दरपेश है। MQM भी इलेक्शन नई मर्दमशुमारी के तहत कराने और कराची की आबादी साफ शफाफ शो कराने के मुतालबे से पीछे नहीं हट रही। पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और खैबर पख्तूनख्वा में परवेज खटक के मुतहरक होने से भी PDM जमातों को इलेक्शन में टफ टाइम मिल सकता है। लिहाजा नून लीग और पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट से लेकर निगरान सेटअप में कौन कौन होगा के फॉर्मूले की तैयारी में मसरूफ है। आसिफ अली जरदारी की नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हो गई, जिससे तासुर उभर रहा है कि सियासी जमातें 90 दिनों में इंतखाबात कराने के लिए यकसू हैं। तो सवाल पैदा होता है कि कुछ हल्के 1 साल तक निगरान सेटअप के चलने और उसके लिए अज्जाए तरकीबी ढूंढने की जुस्तजू में क्यों लगे हुए हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कारा साहब, इलेक्शन हो रहे हैं फिर? अब कोई शक रह गया? अच्छा, कोई शक नहीं रह गया। तो मुझे बताइए कारा साहब, वैसे अफवाहों में और खबरों में थोड़ा सा फर्क होता है, मैं ये पहले ही क्लियर कर देती हूँ, लेकिन कुछ अफवाहें हैं कि किसी जज, बिजनेसमैन, टेक्नोक्रेट, सहाफियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, कुछ ने तो तरदीद कर दी है। तो ये भी सामने आ रहा है कि शायद निगरान सेटअप में उनका भी कोई हिस्सा होगा। आपने ये बड़ा क्लियरली कहा है कि नहीं होना चाहिए, किसी सीनियर सियासतदान को आगे आना चाहिए। तो हु वुड बी दैट सीनियर सियासतदान और दैट पार्टी? मैं आपका कोई आवाज जरा डिस्टॉर्ट हुई, मैं समझ नहीं सका। जहां तक मैं समझा हूं वो ये कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसके अंदर किसको होना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक बयान दिया, उसके बारे में आप फरमा रही हैं? जी जी बिल्कुल कारा साहब, जी जी। मैंने ये कहा है जी कि हर काम के लिए, जिस तरह जुडिशरी में जज जो भर्ती होते हैं या सीनियर जजेस जो एलिवेट होते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वहां कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि एक बंदे को जनरल उसकी शोहरत के हवाले से रख लिया जाए, बल्कि देखा जाता है कि उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो बेसिकली लॉ ग्रेजुएट है, वकालत करता रहा है, इतने अरसे के लिए वकालत की है, कितनी पेशियां उसकी सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या एक्सपीरियंस है, तब जाके उनको एलिवेशन मिलती है, फिर 1 साल का प्रोबेशन मिलता है। इसी तरह फौज के अंदर अगर कोई बंदे ने जाना है तो उसको एक बड़े सख्त किस्म के टेस्ट से गुजर के
पहले सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होना होता है, फिर उसकी ट्रेनिंग शुरू होती है, फिर वो एलिवेट होके कहीं कमान संभालने की पोजीशन में आता है कई सालों के बाद, दहाइयों के बाद। इसी तरह ब्यूरोक्रेसी में है, इसी तरह जर्नलिस्टों में है। जो जर्नलिस्ट हैं उनके अंदर भी वो लोग जो रिपोर्टिंग से चल के आए थे, बेसिकली वही बेहतर जर्नलिस्ट बने। मैंने उसी के नुक्ता नजर में कहा कि ये जो ऑफिसेज हैं, वो वजीर आजम हो, वजीर आला हो या वज़रा हो, ये खालिस्तान सियासी ऑफिसेज हैं। इनके ऊपर बैठने वाले लोग अगर सियासी होंगे तो वो बेहतर तरीके से इनका अहाता कर पाएंगे। भले केयरटेकर गवर्नमेंट हो, लेकिन उस गवर्नमेंट में भी, केयरटेकर गवर्नमेंट में भी सियासी ऑफिस ने सियासी काम ही करने हैं। उन्होंने दुनिया से जो मामलात करने हैं वो सियासी तरीके से करने हैं। सो एक सियासी आदमी ही वहां होना चाहिए, ये मेरा उसमें तो कारा साहब कोई नाम आपके जहन में है या आपकी पार्टी के जहन में है? मैं कोई नाम प्रपोज नहीं कर सकता, ना मेरे जहन में कोई इस तरह नाम है। मैं ये कह रहा हूँ कि सियासतदान होना चाहिए, ये मेरी जाती राय है, मेरी जमात की राय शायद ये ना हो, लेकिन जब आप इस नुक्ता नजर को सामने रख के बंदा ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर मैं बंदों की ऑप्शन दूं कारा साहब आपको, अगर मैं बंदों की ऑप्शन दूं जो अफवाहें हैं, पहले मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। अगर आपने जजेस में से लेना है तो भी आपको इत्तेफाक राय कायम करना होगा। अगर आपने कोई फौजी साबिक लेना है तो भी आपको कंसेंसस करना पड़ेगा। नहीं, कोई ऐसा नहीं है जिसपे इत्तेफाक राय हो जाए, बल्कि आपको एडजस्टमेंट ही करनी पड़ेगी। किसी जर्नलिस्ट पे हो सकती है, किसी कारोबारी पे हो सकती है, नहीं इसी तरह किसी सियासतदान पे भी मुकम्मल तौर पे ना भी हो तो बाय एंड लार्ज। लेकिन ये क्योंकि काम सियासतदानों का है, लिहाजा इस पे सियासी लोग ही आने चाहिए। ठीक है, अब आप फरमाइए। अच्छा कारा साहब, मौलाना फजल रहमान साहब के नाम की बात हो रही है, वैसे तो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के तौर पे भी हो रही है इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन, लेकिन बिफोर इलेक्शन आपको लगता है कि ये नाम ज़ेरे गौर है या चौधरी शुजात हुसैन साहब, क्योंकि सीनियर सियासतदान तो है ना, अगर हम आपके कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो? मैंने अर्ज किया कि मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर रहा, न मेरा ये इस्तेहकाक है। मैंने अपनी राय दी है उस हवाले से कि इस पे किसको होश होना चाहिए प्रिंसिपली। जब मेरी जमात इस पे अगर मेरी राय से इत्तेफाक करके बात करेगी तो मैं अपनी जमात के अंदर राय दूंगा। मेरी क़यादत ने एग्री किया तो फिर आपसे बात करेंगे। चलें, ठीक है कारा साहब। चले, मुझे आपने जमात का जिक्र किया, ये बता दें जरदारी साहब की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और फिर जरदारी साहब की वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, क्या तय पाया? कोई सीट एडजस्टमेंट पे बात हुई? शहबाज साहब की मुलाकात का तो मेरे इल्म में है, मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात मैंने मीडिया के जरिए सुना। अच्छा, वहाँ कोई मीटिंग हुई है तो उसमें क्या बातें हुई हैं ये मेरे इल्म में नहीं है, ना बताई गई हैं। ये मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वहाँ सियासी गुफ्तगू ही होगी, सियासी लोग मिलेंगे तो मुल्क के सियासी हालात पे, IMF की डील पे, केयर टेकर गवर्नमेंट पे, कब असम्बलियां खत्म होंगी, क्या आगे बढ़ने का रास्ता है, इसके ऊपर बातें हुई होंगी। लेकिन क्या हुई ये मेरे इल्म में नहीं है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब से मीटिंग हुई तो उसके अंदर कोई क्या डिस्कशन हुई ये अभी तक मुलाकात मेरी हुई नहीं क़यादत से, ना उन्होंने हमें इस पे अभी तक एतमाद में लिया, ना उसका वक्त है। जब वक्त आएगा फिर वो एतमाद में लेंगे, हम इस पे अपनी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सीट एडजस्टमेंट पे आप गौर गौस कर सकते हैं, आपकी पार्टी कर सकती है नून लीग के साथ, अगर ये क़यादत सोचती है तो? इस पे जी बहुत सारी डिस्कशन दाएं बाएं तो है। जमातों के अंदर एक आइडिया के तौर पे ये फ्लोट जरूर हुई, लेकिन अभी इस पे ऊपर कोई कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन अभी हुई नहीं है, कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा कारा साहब, आपकी जमात ज़ाहिर जरदारी साहब लाहौर में जब आए थे बड़ी मुतहरिक थी, यूं लग रहा था कि डायरेक्शन चेंज होने वाली है पंजाब की, और ऐसी हवाएं भी चल रही थी, लेकिन एकदम ठंडी हवा चली और फिर पीपल्स पार्टी और उनकी क़यादत खामोश हो गए पंजाब में। ये क्या हुआ? पंजाब में एकदम से क्या हो गया? जरदारी साहब फिर पंजाब में ही आए थे, बिलावल साहब भी आज पंजाब में ही है। पंजाब में तो आते जाते रहते, ये तो नहीं है। हम भी बिल्कुल इलेक्शन के करीब, अब हमारी जमात जो है वो अपना होमवर्क कर रही है, बाकी जमातें भी कर रही हैं। अगले इलेक्शन की अपनी अलाइनमेंट कर रही हैं, अपने नॉमिनेशंस, अपने कैंडिडेट फाइनल कर रही हैं, अपनी कैंपेन चलाने की तैयारियां कर रहे हैं। तो सारी जमातें इसी काम में, हमारी क़यादत भी आ रही है, वो अपने तंजीमों से मिल रही है और तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई बड़े नाम शामिल होने की भी बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी शायद अनाउंस कर ले कुछ देर में पंजाब में? इंशाल्लाह। कोई एक आधा नाम को डिस्क्लोज करना चाहेंगे किसी जमात से एज अ रेफरेंस?
फिर उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहेगी, इसको रहने दीजिए। चले ठीक है। वैसे सियासत में हर चीज में एक्साइटमेंट होती है, चाहे वो पता हो या ना पता हो, कंफर्मेशन पे अलग एक्साइटमेंट होती है। ये जो 90 दिन का मामला है कायरा साहब, 1 महीने से वैसे तो बजाते कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जाहिर है कि आइन में है असेंबलीज पहले टूट जाएंगी तो 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन 1 महीने से किसी एक जमात को फायदा जरूर पहुंच सकता है अगर चांसेस हुए तो, वो है नून लीग। जाहिर है कि मियां साहब की वापसी भी होनी है और फिर सितंबर में बाय द वे एक चेंज भी है बड़े ऑफिस में। तो मुझे बताएं कि ये 1 महीने की क्या कहानी है, आप लोग इसके हक में हैं कि ठीक है 90 दिन में अगर इलेक्शन होते हैं असेंबली पहले टूट जाए? देखिए, सितंबर में चीफ जस्टिस साहब ने तब्दील होना है एक बड़े ऑफिस में, और कोई तब्दीली नहीं है। और उससे अगर आप समझ रही हैं कि कोई बड़ा फर्क हो जाएगा, किसी को फायदा नुकसान होगा, तो ये जमा खातर रखिए कि इलेक्शन सितंबर में नहीं है, इलेक्शन मोस्ट लाइकली अक्टूबर के एंड या नवंबर के आगाज में है। ठीक, तो कायरा साहब ये जो निगरान सेटअप लगने वाला है, ज़ाहिर है इस पे भी अब आप लोग भी मुशावरत करेंगे, वज़ीर आज़म साहब भी कर रहे हैं, अभी तो ये कबल अज़ वक्त है लेकिन चीज़ें तो हमें भी उड़ती उड़ती कुछ सुनाई दे रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है? जब कोई नाम फाइनल होगा, कोई लिस्ट बनेगी तो वो किसी को ऑन बोर्ड होने का या ना होने का सवाल उठेगा ना। अभी तो वो सवाल ही नहीं उठा। नहीं, कोई नाम तो नहीं आया उनकी तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई रेफरेंस? हेलो जी कायरा साहब, कोई रेफरेंस तो नहीं आया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से? हेलो, अच्छा कायरा साहब कह रही मी मैंने अर्ज किया कि जब कोई लिस्ट बनेगी, जब कोई नामों पे इत्तेफाक होगा, इधर से उधर से 2-2 नाम 3-3 नाम आएंगे अपोजिशन और हुकूमत से, तो फिर है ना किसी के ऊपर अगर किसी की रिजर्वेशन कोई हो सकती है या किसी ने बयान करनी है तो तभी होगी ना। अभी तो उसकी वजूद ही नहीं बना, तो क्या उस पर इत्तेफाक होगा, ये क्या बोर्ड होगा? चले मैं थोड़ा सा सवाल और ट्विस्ट करके पूछ रही हूँ, शायद आप जवाब दे दें कि जब करीब करीब वक्त आ जाएगा तो चांसेस हैं कि एस्टेब्लिशमेंट भी कोई नाम देगी? मेरा नहीं ख्याल उनका कोई रोल है कि वो नाम दे। अच्छा, न्यूट्रल है। ये जरूर है कि अगर कोई मारूफ नहीं, देखिए ना, उनका आइन के तहत उनका कोई रोल नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जब कोई गैर कोई मारूफ नाम हो तो फिर जरूर होता है कि आप एजेंसीज के जरिए नाम क्लियर कराते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कोई इतना गैर मारूफ नाम नहीं होगा वजीर आजम के लिए। और फौज क्योंकि खुद को अपने आप को सियासी अमल से अलग रख रही है और रखना चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ऐसा उनकी तरफ से कोई मुजव्वज़ा नाम नहीं होगा। IMF की बड़ी सख्त तरीन शरायत हैं, IMF की तरफ से कोई इशारतन कोई नाम, कोई चीज, कोई चेंज है इस चीज में, इलेक्शंस में? IMF को अपनी शरायत पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है, IMF को अपनी शरायत पे अमल दरामद की जरूरत है, उनको बंदे बताने की जरूरत नहीं है, उनको पॉलिटिकल सिस्टम के कंटिन्यू करने की जरूरत है, ना वो बता सकते हैं ना वो बताएंगे। ठीक है कायरा साहब, आखिरी सवाल जाते जाते करूंगी, वो ये है कि इमरान खान साहब से IMF के वफ्द ने मुलाकात की, ये ठीक किया उन्होंने? मामूल के मुताबिक तो बहुत गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए आम मामूल में, लेकिन पाकिस्तान के हालात इस वक्त इस कदर पोलराइज्ड है, एक हुकूमत की पॉलिसीज को दूसरी क्रिटिसाइज करती है, दूसरी को आगे खत्म करने की कोशिश करता है। इसमें उन्होंने समझा होगा कि हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, जो नया पैकेज दे रहे हैं, हम कल की मुमकिना अपोजिशन या हुकूमत जो भी सूरत हाल बने उनसे भी मुज़ाकरात कर ले, उन जमातों से भी मिल ले, उनसे भी मिल ले, तो मेरा ख्याल है उन हालात में उन्होंने जरूर बात की होगी कि ये शरायत हम रख रहे हैं, अगर आपकी हुकूमत आती है तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होंगी। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, ये सोवरेन गारंटीज के तहत जो मुज़ाकरात होते हैं वो कोई भी हुकूमत आए पाबंद होती है। इमरान खान साहब ने मुआहदा किया था IMF से, हमने उसको पूरा किया, ये जरूरत नहीं है, सही नहीं होनी चाहिए प्रिंसिपली, ठीक, लेकिन अगर उन्होंने कर ली है तो इन हालात में हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है कमर जमान कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, अभी बहुत सारी चीजें क्लियर होना बाकी है, कल फिर मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज।